अगले दिन देवराज चौहान की नींद 7 बजे खुली। उसने इंटरकॉम पर चाय के लिए कहा, फिर हरबंस को फोन किया। उसके मोबाइल पर बात हो गई। आ गया तू? उसकी आवाज सुनते ही उधर से हरबंस ने कहा, नहीं, डाल्टनगंज में हूं और आज कोडरमा जा रहा हूं। मेरी कार लेकर पूरा झारखंड घूम रहा है। कार की सर्विस करानी पड़ेगी। 4-5 हजार ठुक जाएगा। वो मैं दूंगा। शुक्रिया। अब मुझे विश्वास हो गया कि बिजली का बिल चुकता हो जाएगा। मैंने तुम्हें इसलिए फोन किया कि मेरा इंतजार ना करते रहो। ठीक किया। अब मुझे कार की कोई फिक्र नहीं होगी। लेकिन तुम करते क्या फिर रहे हो सुरेंद्र पाल? अपने काम पर हूं। तुम्हें मेरे बारे में जानने की चिंता क्यों है? यूं ही पूछ रहा था। देवराज चौहान ने फोन बंद किया। वेटर चाय दे गया। सोचों में डूबे देवराज चौहान ने चाय समाप्त की और सिगरेट सुलगा ली। तभी उसका फोन बजा। हेलो। देवराज चौहान ने बात की। साले, मैं बोल रहा हूं। चौला की आवाज कानों में पड़ी। क्या बात है? देवराज चौहान ने पूछा। तेरे को नहीं पता क्या बात है? नहीं। रात तो मेरे आदमी को झटका देकर भाग गया। छोड़ूंगा नहीं तेरे को। मेरे को पकड़ने की जरूरत ही नहीं थी। तुम गलत काम कर रहे थे। मैं अब तेरे पर गोलियां चलवा दूंगा। तो देखा तो सही एक बार। किधर छुपा है तू? झारखंड में ही हूं। बहुत जल्दी मरेगा तू। मेरी बात मान ले। 700 पर सौदा। मुझे तो लगता है कि अब तेरे को 350 भी नहीं मिलने वाले। जानता है 350 की रकम कितनी बड़ी होती है? तभी तो बाकी का 350 भी लेना चाहता हूं। कोई फायदा नहीं। शायद सौदा ना हो सके अब। 200 करोड़ में सौदा हो सकता है। याद रख, महादेव की बेटी मेरे पास है। एक हद तक ही किसी से मोह होता है। महादेव का प्यार अब बेटी से, अपनी बेटी से कम होने लगा है। चौला के दांत किटकिटाने की आवाज आई। तू मेरा सौदा खराब कर रहा है देवराज चौहान। महादेव को तू भड़का रहा है। तुम और तुम्हारी पत्नी सौदा खराब कर रहे हो। ये महादेव कहाँ है? अपने घर पर होगा। देवराज चौहान के होंठ सिकुड़े। वो कमीना रात अपनी बीवी के साथ चुपचाप कहीं खिसक गया है, लेकिन झारखंड से बाहर नहीं गया। मेरे आदमी हर जगह मौजूद हैं। वो तेरे पास ही होगा। मैंने ठीक कहा ना? मेरे पास नहीं है वो। वो छिप नहीं सकता। मैंने उसे ढील दे रखी थी कि वो सोच ले। इस तरह भागकर उसने अच्छा नहीं किया। तेरे को जो 350 मिल रहे थे वो तो गए चौला। तू अभी जानता नहीं है मुझे। मैं अपनी दादागिरी अपने पास रख। अब तेरे को 200 करोड़ मिल सकते हैं। ले और सपना को आजाद कर दे। मैं तेरे को जिंदा नहीं छोड़ूंगा। महादेव को भी मार दूंगा और सपना को भी। गुस्सा चौला गुस्से से कह उठा। देवराज चौहान ने फोन बंद कर दिया। बात करने का कोई फायदा ही नहीं था। चौला गुस्से में सपना के साथ कुछ बुरा कर सकता था। इसके साथ ही देवराज चौहान ने गोल्डी को फोन किया। हेलो। गोल्डी की आवाज कानों में पड़ी। मैं देवराज चौहान। ओह, तुम। मैं चौला से बात नहीं कर पाया। बहुत व्यस्त रहा। अभी बात करता हूं। उसे समझाना। पूरी कोशिश करूंगा। तुम दोपहर बाद मुझे फोन करना। कहकर गोल्डी ने फोन बंद कर दिया। देवराज चौहान ने फोन रखा और तैयार होने लगा। कोडरमा जाकर चौला के चचेरे भाई पम्मी से मिलना चाहता था। देवराज चौहान अपनी पूरी कोशिश कर रहा था कि चौला और गजनी 350 में मान जाए। अगला दृश्य।
देवराज चांद शाम 4 बजे कोडरमा पहुंचा। हरवंश की कार बहुत काम आ रही थी उसके। उसने कार को एक जगह पार्किंग में खड़ा किया और टैक्सी द्वारा महादेव के बताए पते पर पम्मी के ठिकाने पर जा पहुंचा, जो कि काफी खुली और बड़ी जगह पर था। घंटे भर की कोशिश के बाद वो पम्मी से मिला। पम्मी एक पतला लंबा व्यक्ति था। तुम देवराज चौहान हो? पम्मी ने उससे पूछा। हाँ। मैं तुम्हें पहचानता नहीं, लेकिन तुम कहते हो तो यकीन कर लेता हूं, पम्मी ने साधारण स्वर में कहा। मैं जरा जल्दी में हूं, जाना है कहीं पर। चाहो तो यहां रुक सकते हो। जब मैं वापस आऊंगा तब मेरी बात छोटी सी है, फिर मैं चला जाऊंगा। क्या? तुम्हारे भाई चौला ने मेरी पहचान वाले की बेटी को उठाकर बंधक बना रखा है। तो मैं क्या करूं? वो फिरौती मांग रहा है। हैरानी है कि डकैती मास्टर देवराज चौहान इस घटिया काम के लिए मेरे पास आया। पम्मी तीखे स्वर में कह उठा। आगे भी सुन लो। दे दो फिरौती, लड़की को छुड़ा लो। मैं इसमें तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकता। 350 करोड़ की फिरौती दी जा रही है। कितनी? पम्मी का मुंह खुला का खुला रह गया। 350 करोड़। तुम्हारा मतलब कि 3.5 अरब? पम्मी ने लंबी सांस ली। हाँ, बहुत बड़ी रकम है, परंतु तुम मेरे पास क्यों आए हो? चाला 700 करोड़ लेने की जिद पर अड़ा हुआ है। खासतौर से गजनी जिद कर रही है। 700 करोड़? पम्मी बैठ गया। तुम तो अब मेरा दिमाग खराब कर रहे हो। क्या इतनी रकम मैदान में है? है। 350 करोड़, 700 करोड़? क्यों मुझे पागल बना रहे हो इतनी बड़ी बड़ी रकमें कहकर? मैं तुम्हारे पास इसलिए आया हूं कि तुम चौला को समझाओ कि 350 करोड़ ही बहुत है। 700 करोड़ की जिद न करे। 700 करोड़ उसे नहीं मिलेगा और कोई नया फसाद खड़ा हो जाएगा। इतना पैसा मैदान में आया कहां से? मेरी पहचान वाले ने 10 साल पहले 80 करोड़ के हीरों की डकैती की थी। उसके बाद वो तो 10 साल की जेल चला गया। जब बाहर निकला तो हीरों का बाजार बढ़ चुका था और उन हीरों की कीमत अब 750 करोड़ हो चुकी है। ओह। तुम चौला को समझाओ तो वो 700 करोड़ पूरा लेना चाहता है, पम्मी ने अजीब स्वर में कहा। जो कि गलत है। मेरी नजरों में तो 350 करोड़ ही बहुत ज्यादा है। कोई शक नहीं, सच में ज्यादा है। तुम समझाओगे चौला को? बात करूंगा। सुना है तुम चारों भाइयों में किसी एक का पंगा खड़ा हो तो तुम चारों मिलकर उस पंगे का मुकाबला करते हो। हाँ। क्यों कही ये बात? इसी बात की वजह से मैं तुम्हारे पास आया हूं कि तुम चौला और गजनी को समझाओ। वो नहीं माना तो तुम पंगा करोगे? पम्मी ने घूरा देवराज चौहान को। मेरी कोशिश है कि झगड़ा ना हो। तो तू झगड़ा करेगा? तेरे को गोली मारकर मैं झगड़ा ही? पागलों वाली बात मत करो। मैं मर गया तो पैसा कौन देगा? पैसा तुम्हारे पास है? नहीं, लेकिन जिसके पास पैसा है वो मेरे पास है। मेरी यहां के बिना वो पैसा नहीं देगा। पम्मी ने खा जाने वाली निगाहों से देवराज चौहान को देखा। नाराज क्यों होता है तू? देवराज चौहान मुस्कुरा पड़ा। तू धमकी देता है मुझे झगड़े की बात करके? पम्मी को धमकी? जानता नहीं मुझे कि? जानता हूं, और मैंने धमकी नहीं दी। तो क्या दिया? मैंने ये समझाने की कोशिश की है कि चौला ने सौदा न माना तो कुछ भी हो सकता है।
ये तो धमकी हुई। तू मुझे साथ में ये भी तो कहा कि चौला को समझा कि 350 करोड़ ले ले। मेरे ख्याल में तू समझा देगा। पम्मी उठ खड़ा हुआ। जा अब, चौला से बात कर लूंगा। अपना फोन नंबर दे दे ताकि मैं तेरे से पूछ सकूं कि वो मान गया। पम्मी ने अपना मोबाइल नंबर दिया। देवराज चौहान वहां से बाहर आ गया। शाम के 5 बज रहे थे। देवराज चौहान ने पता किया कि यहां से हजारीबाग कितना दूर है। पता चला कि 4 घंटे का रास्ता है, तो देवराज चौहान ने हजारीबाग जाने की सोच ली कि रात 9 बजे तक वो हजारीबाग पहुंच जाएगा। वहां पर वो चौला के चौथे भाई बोमन से बात करना चाहता था। देवराज चौहान ने टैक्सी ली और वहां से चल पड़ा जहां कार खड़ी कर रखी थी। रास्ते में उसने गोल्डी को फोन किया। हेलो। गोल्डी की आवाज कानों में पड़ी। वो माना? देवराज चौहान ने पूछा। मैंने बात की ही, लेकिन चौला 700 करोड़ ही चाहता है, नहीं मानता। देवराज चौहान ने दांत भींच लिए। तुमने उसे समझाया? बहुत। नहीं मानता। उसे ये कहा कि 350 भी हाथ से निकल सकता है। देवराज चौहान का स्वर कठोर हो गया। सब कहा उसे। मेरे ख्याल से गजनी उसे नहीं मानने दे रही। गोल्डी की आवाज कानों में पड़ रही थी। उसे ये कहना था कि महादेव अगर अपनी बेटी को भूल जाए तो एक पैसा भी हाथ में नहीं आएगा। सिर्फ एक जान के दम पर 350 करोड़ का खेल नहीं खेला जा सकता। देवराज चौहान ने सख्त आवाज में कहा। तू ठीक कहता है, लेकिन वो 700 करोड़ लेने पर ही अड़ा हुआ है। उसे बताया कि झगड़ा हो सकता है? हाँ, बताया। तो वो किसी भी तरफ से मानने को तैयार नहीं। तू मेरी बात सुन देवराज चौहान। बोल। झगड़ा करने की सोचना भी मत। चौला को अकेला मत समझना, हम इकट्ठे हैं। इकट्ठे हो तो उसे अच्छा बुरा समझाओ, मेरे को समझाने की कोशिश मत करो। तू कहे तो उसे 500 करोड़ पर समझाने की कोशिश करूं, शायद मान जाए। 350, 1 रुपया भी ऊपर नहीं। देवराज चौहान ने कहा और फोन बंद कर दिया। अगला दृश्य। रात 9:30 बजे देवराज चौहान हजारीबाग पहुंच गया। वहां होटल में कमरा लिया और रात बिताई। अगले दिन उठा, तैयार हुआ, नाश्ता किया, फिर पम्मी को फोन किया। बात हो गई। बात की चौला से? देवराज चौहान ने पूछा। वो 700 करोड़ के हीरे चाहता है, पूरे के पूरे। पम्मी की आवाज कानों में पड़ी। तो उसे बताया नहीं कि 350 करोड़ की रकम बहुत बड़ी होती है और उसे खामखा मिल रही है? मुझे मालूम है कि रकम बहुत बड़ी होती है। चौला कहता है कि पूरे 700। तो बात खत्म। तुम उसे 700 दे दो। मैं पागल नहीं हूं। अब तो उसे 200 ही दूंगा। कुछ वक्त बीत गया तो वो भी नहीं। बेवकूफी वाली बात मत करो। अब तुम एक बात बताओ। क्या? झगड़ा हुआ तो तुम चौला की तरफ से आओगे? वो तो आना ही पड़ेगा। मैंने तुम्हें इसलिए बीच में डाला कि तुम अच्छी तरह मसले की तस्वीर देख लो कि चौला ही गलत बात कर रहा है। मम्मी की आवाज नहीं आई। तुम्हें चौला का साथ नहीं देना चाहिए इस बार। वो मेरा भाई है। तो उसे 350 पर राजी कर लो और वो महादेव की बेटी को छोड़ दो। तुम झगड़ा करोगे देवराज चौहान? मैं करना नहीं चाहता, तभी तो तुम सबको बीच में डाल रहा हूं। तुमने पंगा खड़ा किया तो हम सब बीच में आएंगे। तुम्हें भारी पड़ेगा पंगा। उसके बुलाने पर ही तुम लोग इस मामले में आओगे। हाँ। वो बुलाने के काबिल ही नहीं रहा तो फिर क्या करोगे? बहुत बड़ी बात बोल रहा है तू। पम्मी की गुर्राहट देवराज चौहान के कानों में पड़ी।
सुनकर तकलीफ हुई तुम्हें? अगर ऐसा हो गया तो तेरा क्या हाल होगा? देवराज चौहान। मम्मी की आवाज में अभी भी गुर्राहट थी। सुन रहा हूं। किस दम पर तू लड़ने की बात कर रहा है? मैं चाहता हूं मामला सुलझ जाए। है क्या तेरे पास जो तू लड़ेगा? फौज है क्या? नहीं। हथियार है? नहीं। तू बहुत बुरी मौत मरेगा। हमारी जरूरत नहीं पड़ेगी। चौला ही तेरे को काट देगा, समझा ना? देवराज चौहान ने फोन बंद कर दिया। चौला और गजनी नहीं मान रहे थे और देवराज चौहान चाहता था कि बिना झगड़े के ही मामला निपट जाए। देवराज चौहान होटल से निकला और महादेव के बताए पते को तलाश करने लगा, जहां बोमन का ठिकाना था। अगला दृश्य। 50 बरस का बोमन चौला और गोल्डी के मामे का लड़का था। हजारीबाग और दूर दूर तक उसकी चलती थी। सब डरते थे उससे। बोमन को लोग कम ही देख पाते थे। उसके ज्यादातर मामले उसके आदमी ही निपटा देते थे। उसकी 2 बीवियां और 3 बच्चे थे। बोमन तक पहुंच पाना आसान नहीं था। उसका सिस्टम ही ऐसा था। दोपहर बाद जाकर कहीं देवराज चौहान बोमन से मिल सका। बोमन एक सेहतमंद और लंबा चौड़ा इंसान था। तेरे को मिलकर अच्छा लगा डकैती मास्टर। बोमन ने मुस्कुराकर देवराज चौहान से हाथ मिलाया। तभी तूने मुझे घंटों इंतजार करवाया। मैं व्यस्त था। वैसे भी मेरे आदमी हर किसी को मेरे सामने नहीं आने देते। इधर हजारीबाग में डकैती करने का इरादा है क्या? नहीं। कोई तो खास बात होगी ही जो तू मेरे पास आया। बता, क्या बात है? चौला परेशान कर रहा है। देवराज चांद मुस्कुराया। तेरे को हैरानी है? तूने क्या उसके माल पर हाथ डाला जो वो तेरे को परेशान कर रहा है? किया क्या तूने? कुछ नहीं। चौला ने मेरे दोस्त की बेटी को उठा लिया है। कोई बात नहीं, छोड़ देगा। तू क्यों परेशान होता है? इस धंधे में सब चलता है। उसे छोड़ने के बदले चौला 700 करोड़ की फिरौती मांग रहा है। 700 करोड़? बोमन का मुंह खुला का खुला रह गया। मैंने ठीक सुना? ठीक सुना। बहुत अमीर बाप की बेटी होगी वो। बोमन हंस पड़ा। मेरा दोस्त महादेव 10 साल की सजा काट कर जेल से बाहर आया है। उसने 10 साल पहले 80 करोड़ की डकैती की थी। उन 80 करोड़ के हीरों की कीमत आज 700 करोड़ है। देवराज चौहान ने कहा। तो ये बात है। बोमन ने सिर हिलाया। मेरे दोस्त ने मुझे बुलाया कि मैं बीच में दखल देकर उसकी बेटी को बचा लूं। और तू चौला से लड़की वापस मांगने लगा? नहीं। मैंने चौला के सामने 350 करोड़ की ऑफर रखी। मतलब कि आधा माल। तेरा क्या ख्याल है? मैंने ठीक किया? बिल्कुल ठीक किया। 350 करोड़ की रकम सच में बड़ी होती है। बहुत बड़ी। खैर, तो अब परेशानी क्या है? चौला और गजनी साढ़े चौला और गजनी 700 करोड़ पूरा मांगते हैं। ओह, समझा। बोमन ने गहरी सांस ली। मैं तेरे पास आया हूं कि तू चौला और गजनी को समझा कि 350 करोड़ पर सौदा तय कर लें। कर तो लेना चाहिए। मेरी बात उसकी समझ में नहीं आती। तू बात कर ले। अभी बात करूं? बोमन ने शांत स्वर में कहा। फुर्सत में करना। मैं तेरे को कल फोन करूंगा, पूछूंगा कि क्या बात हुई। अपना फोन नंबर दे दे। बोमन ने अपना फोन नंबर दिया। मुझे विश्वास है कि तू उसे 350 करोड़ पर राजी कर लेगा। देवराज चांद उठते हुए बोला। मेरे ख्याल में तो उसे मान जाना चाहिए। समझ में नहीं आता कि अड़चन कहां आ रही है। गजनी बात नहीं बनने दे रही। वो तेज औरत है। बोमन मुस्कुराया। लेकिन मैं उसे पसंद नहीं करता। औरत को औरत जैसा दिखना चाहिए।
तभी वो औरत होती है। मर्दाना औरतें मुझे कभी भी पसंद नहीं आई, लेकिन वो चौला की बीवी है, इसलिए मैं कुछ कर नहीं सकता। तो मेरे को बाद में फोन करना। ठीक है, बैठ, कुछ खाते पीते हैं, रात को चले जाना देवराज चौहान। पहले चौला वाला मामला निपटा दे, उसके बाद इकट्ठे बैठेंगे। देवराज चौहान बोमन से मिलने के बाद वापस होटल पहुंचा। बिल चुकता करके कार उठाई और वापस चल पड़ा। यहां से चाईबासा दूर था, वो जानता था कि आधी रात तक पहुंचेगा। अगला दृश्य। अगले दिन 12 बजे देवराज चौहान नींद से उठा। इंटरकॉम पर लड़के को चाय के लिए कहा और सिगरेट सुलगा ली। लंबी ड्राइविंग की वजह से वो अभी भी थकान सी महसूस कर रहा था। रात 2 बजे वो हरबंस के ठिकाने पर पहुंचा था। तब हरबंस तो जा चुका था और बार बंद हो रहा था। आते ही वो नींद में जा डूबा था। देवराज चौहान कश लेता रहा, सोचों में डूबा रहा। लड़का चाय लाया। हरबंस कहाँ है? देवराज चौहान ने पूछा। नीचे है, बोल दे उसे मैं उठ गया हूं। देवराज चौहान ने चाय का गिलास थामते हुए कहा। लड़का चला गया। देवराज चौहान ने चाय का घूंट भरा कि फोन बजने लगा। देवराज चौहान ने बात की। दूसरी तरफ चौला था। तू मेरे हाथों बुरी मौत मरेगा। चौला की गुर्राहट कानों में पड़ी। अब क्या हुआ? तू मेरे भाइयों के पास जा जाकर 350 करोड़ का ढोल क्यों पीट रहा है? मैंने ठीक किया। साले तू तो। मैं चाहता हूं कि मामले के बीच में कूदने से पहले उन्हें पता चल जाए कि असल बात क्या है, वरना बाद में तू उन्हें मेरे खिलाफ और भी उल्टा सीधा भड़का सकता है। वो सब तेरा भला चाहते हैं। देवराज चांद ने कहा। वो मेरे मामले में क्यों कूदेंगे? तू मान नहीं रहा, महादेव की बेटी को छोड़ने का नाम नहीं ले रहा, तो झगड़ा तो होगा ही। उधर से चौला के हंसने की आवाज आई। तू झगड़ा करेगा मेरे से, चौला से? क्यों चौला? मैं चौला से झगड़ा क्यों नहीं कर सकता? इसी पल हरबंस ने भीतर प्रवेश किया और ठिठक कर बातें सुनने लगा। तेरी औकात ही क्या है जो तू झगड़ा करेगा? डकैती करने वाला ही तो है तू, जबकि मैं यहाँ का राजा हूं। 50 आदमी मेरे इशारे के इंतजार में खड़े रहते हैं। कई तो अभी भी तेरे को ढूंढ रहे हैं। वो ढूंढ रहे हैं मुझे, और मैं आराम से चाईबासा से गया और आ गया। शायद वो मुझे देख भी नहीं पाए होंगे। तेरी किस्मत अच्छी रही होगी कि तू बच गया। 350 ले ले तो इतना ही संभाल सकेगा। 700 से एक भी कम नहीं। गजनी की बातों में मत आ, वो पागल है। तूने उसे पागल कहा? चौला के गला फाड़कर चीखने की आवाज आई। मैं गजनी को बताऊंगा कि मुझे नहीं लगता कि तेरे को मेरे से कोई पैसा मिलेगा। सुन देवराज चौहान, मैं उस लड़की को ज्यादा देर अपने पास नहीं रख सकता। मार डालूंगा उसे। जब तक तेरे को पैसा मिलता दिखता रहेगा तो उसकी पूरी सेवा करेगा। भूल में है तू। चौला की गुर्राहट कानों में पड़ी। 350 करोड़ में हाँ बोल, आज ही निपटारा कर लेते हैं। तू है कहाँ? चाईबासा में। पहुंच गया? रात ही आया हूं। महादेव कहाँ है? वो अपने घर नहीं लौटा? वो तेरे हाथों से दूर है। उसने अपनी बेटी की परवाह छोड़ दी तो तू पछताएगा। तब तेरे को कुछ भी नहीं मिलेगा। अभी भी वक्त है। गजनी के सिर से सिर मिलाकर एक बार फिर सोच ले। वक्त कभी भी करवट ले सकता है। कहकर देवराज चौहान ने फोन बंद कर दिया। हरबंस आगे बढ़ा और कुर्सी पर बैठ गया। वो गंभीर दिख रहा था। देवराज चौहान ने चाय का घूंट भरा। कार देने का बहुत बहुत धन्यवाद, देवराज चौहान ने मुस्कुराकर हरबंस से कहा। बहुत ज्यादा घूमे तुम।
मैंने कार का मीटर देखा है। हाँ, मेरा ध्यान रखना, टायर वगैरह काफी घिस गए हैं, नए डलवा लो। मुझे टायरों से ज्यादा यहाँ के बिजली के बिल की चिंता है। पिछले 2 बिल बकाया हैं, ना दिया तो बिजली कट जाएगी। कितना बिल है? देवराज चौहान ने चाय का घूंट पिया। 35,000 के करीब। 10 दिन का वक्त है। मैं दे दूंगा। ले ही लो। देवराज चौहान ने पर्स उठाया और हजार हजार के 25 नोट उसे दिए। हरबंस आभार भरे ढंग से मुस्कुराया और नोट थाम लिए। 10 तुमने पहले दिए थे, 35 हो गए। तुम्हारी बहुत मेहरबानी। मुझे बताओ कि मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकता हूं। कुछ नहीं। तुम फोन पर चौला और गजनी की बातें कर रहे थे, हरबंस बोला। देवराज चांद ने हरबंस को देखा। मुझे बताओ सुरेंद्र पाल, तुम्हारी बातों से लगा कि तुम चौला से बात कर रहे थे। हाँ। हरबंस ने गहरी सांस ली। तेरा नाम देवराज चौहान है? डकैती मास्टर देवराज चौहान? एकाएक हरबंस ने कहा। कैसे जाना? बार में कई तरह के लोग आते हैं और हर तरह की बातें करते हैं। तो 3 दिन से सुन रहा हूं कि चौला के आदमी डकैती मास्टर देवराज चौहान को चाईबासा में तलाश करते फिर रहे हैं। मुझे नहीं पता था कि वो तुम ही हो। देवराज चौहान ने चाय का गिलास खाली करके एक तरफ रखते हुए कहा। तुम मुझ पर पूरा भरोसा कर सकते हो देवराज चौहान? हरबंस ने कहा। देवराज चौहान ने सिगरेट सुलगा ली। मामला क्या है? चौला से क्या बात है? तेरे से बात करने का कोई फायदा नहीं। फायदा नुकसान पता नहीं कब कहां हो जाए। अर्ज ना हो तो मुझे बता सारा मामला। हरबंस बोला। किसकी बेटी की बात कर रहा था फोन पर? 350 करोड़ की क्या बात हो रही थी? कसम से बात मेरे से बाहर नहीं जाएगी। देवराज चांद ने सारी बात हरबंस को बताई। हरबंस ने सब कुछ गंभीरता से सुना। बेचैन दिखने लगा वो। ये तो बहुत खतरनाक मामला है। कुछ पल खामोश रहकर हरबंस ने कहा। देवराज चांद मुस्कुराया। चौला और गजनी बहुत खतरनाक हैं, हरामी हैं दोनों। हरबंस ने कहा। मैं तेरे को सलाह दूं? देवराज चांद ने उसे देखा। चाईबासा से खिसक जा। चौला तेरे को छोड़ने वाला नहीं है। इस मामले में मत पड़। देवराज चांद मुस्कुरा पड़ा। यहां सिर्फ चौला की चलती है। पुलिस इसके दरबार में हाजिरी लगाती है। झारखंड में चौला, गोल्डी, पम्मी और बोमन की चलती है। चारों ही नंबरी हरामी हैं और एक पर मुसीबत आती है तो बाकी सब उसकी सहायता को आगे आ जाते हैं। इन भाइयों का आज तक कोई कुछ नहीं बिगाड़ सका। जिसने भी कोशिश की उसका पूरा का पूरा परिवार गायब हो गया। तो खिसक जा चाईबासा से। देवराज चाहन कश लेता रहा। चौला और गजनी के मन में लालच आ चुका है। 700 करोड़ ही लेंगे। अब तो ये बात खुल चुकी होगी। ऐसे में उनकी मूंछ का सवाल बन गया है ये कि वो 700 करोड़ ही लें। देखना कम पर नहीं मानेंगे। देवराज चांद तब भी खामोश रहा। तू उसके भाइयों के पास गया, कोई फायदा हुआ? नहीं, क्योंकि भीतर खाते सब साले एक जैसे ही हैं। इनकी जड़ भी हरामी थी। जड़? देवराज चांद ने हरबंस को देखा। इनका बाप कोटला। कोटला ही तो है जड़। कोई वक्त था कि कोटला का पूरे झारखंड पर कब्जा था। हर कोई कोटला से कांपता था। बड़े बड़े नेता कोटला का आशीर्वाद पाना चाहते थे, लाइन में लगे रहते थे। जिस पर कोटला ने हाथ रख दिया वो नेता बन गया। अपने वक्त में कोटला ने बहुत आतंक मचाया। तेज दिमाग का खतरनाक इंसान रहा है वो। परंतु वो बूढ़ा होता चला गया, बच्चे बड़े होते गए। 3 लड़के थे उसके, चौला, गोल्डी और टोनी। बोमन उसकी बहन का लड़का है और पम्मी भाई की औलाद है।
ये पांचों भी कोटला के साथ काम धंधा देखा करते थे। कोटला ने ही इन्हें ट्रेंड किया है। देखभाल करने वाले ज्यादा हो गए तो काम का दायरा भी बढ़ता चला गया। औलादों ने ड्रग्स हथियार के काम भी करने शुरू कर दिए। इधर कोटला अपने छोटे बेटे टोनी को बहुत चाहता था। टोनी को वो झारखंड का मालिक बनाना चाहता था, परंतु कोटला की ये बात चौला, गोल्डी, पम्मी और बोमन को पसंद नहीं आई। भीतर ही भीतर कोटला से विद्रोह करने लगे। फिर चारों एक हो गए। सब कुछ उन्होंने खुद संभाल लिया और कोटला टोनी को मक्खी की तरह बाहर निकाल फेंका। देवराज चांद ध्यान से उनकी बात सुन रहा था। चारों की इस हरकत का कोटला को बहुत दुख हुआ और उससे फाजिल मार गया। उसकी दाईं तरफ का हिस्सा बेजान हो गया और वो बेड पर पड़ा रहने को मजबूर हो गया। बोलने में भी उसे तकलीफ होती है। टोनी कोटला के पास ही रहा। चारों ने कोटला और टोनी से अपने सारे संबंध खत्म कर लिए थे। इस बात को 15 साल हो गए। सुना है कोटला की तबीयत खराब चल रही है, परंतु चारों में से कोई भी कोटला का हाल पूछने नहीं गया। टोनी अपने बूते पर ही धंधा खड़ा कर चुका है, परंतु वो कभी भी चारों के रास्ते में नहीं आया, क्योंकि वह जानता है कि किसी एक से झगड़ा हुआ तो चारों एक हो जाएंगे और वो इनका मुकाबला नहीं कर पाएगा। टोनी इस बात के लिए सावधान रहता है कि चारों से दूर रहे। देवराज चौहान सोचों में रहा। जो कोटला और टोनी के नहीं हो सके वो तेरी क्या परवाह करेंगे? ताकत का नशा उन पर सवार है, हरबंस ने कहा। इस मामले में मत पड़ कि 350 में बात होती है 700 में। तू झारखंड से निकल जा। महादेव को जो ठीक लगेगा कर लेगा। देवराज चौहान ने गहरी सांस ली। तेरा भला चाहता हूं मैं। तूने बिजली का बिल चुकाने को 35,000 दिया है, इसलिए तेरे को मेरे यहां रहने में तेरे को परेशानी है? देवराज चौहान ने पूछा। परेशानी? हरबंस बेचैन दिखा। सच बात तो यह है कि अगर चौला को पता चल गया कि तू यहां है तो मेरा बार हमेशा के लिए बंद करवा देगा। यह बात तो तू भी समझता है। मैं यहां से चला जाता हूं। नहीं, तू इस तरह नहीं जा सकता। मैंने तेरे से 35,000 लिया है। तू यहां रह। आने जाने के लिए बाहर का सामने वाला रास्ता इस्तेमाल मत करना। पीछे वाला रास्ता इस्तेमाल करना और किसी को बताना नहीं कि तू यहां रुका हुआ है। देवराज चौहान ने सिर हिलाया। हरबंस उठते हुए बोला, चौला से झगड़ा लेकर चाईबासा या झारखंड में रहना मुश्किल है। 350 में वो नहीं मानेगा तो झगड़ा होगा। वो नहीं मानेगा। गजनी भी बहुत हरामी है। 700 करोड़ का लालच उन पर चढ़ चुका है। पर तू क्या झगड़ा करेगा चौला से? चौला के पास तो ताकत है और तेरे पास रहने तक को ठिकाना नहीं है। मान ले, निकल जाए यहां से। देवराज चांद ने मुस्कुराकर गहरी सांस ली, फिर बोला, महादेव को इस तरह मुसीबत में छोड़कर नहीं जा सकता। अपनी जान सलामत है तो सब कुछ है। किसी के लिए अपनी जान दांव पर नहीं लगाते। तूने भी तो अपनी जान दांव पे लगाई है। वो कैसे? मुझे यहां रखकर। अगर चौला को पता चल गया तो वो गुस्से में तेरे को मार भी सकता है। भगवान का नाम ले, शुभ शुभ बोल। कैसी बुरी बातें करता है तू? हरबंस ने जल्दी से कहा। मुझे पूरा यकीन है कि किसी को भी पता नहीं चलेगा कि तू यहां पर है। पार के कर्मचारी भी बात बाहर नहीं करेंगे। सब पुराने हैं, विश्वासी हैं। देवराज चांद कुछ ना बोला। अगर आज रात को जाना चाहते हो तो तेरे जाने का इंतजाम कर दूं? मैंने कहीं नहीं जाना है। मैं तो तेरे भले के लिए कह रहा था। रिवॉल्वर है तेरे पास? हरबंस ने पूछा। थी, चौला के आदमियों ने ले ली। बता, रिवॉल्वर तक नहीं है तेरे पास और तू चौला से झगड़े लेने की सोच रहा है? अपना मालिक तू ही है, तेरी मर्जी। हरबंस ने कहा और बाहर निकल गया। अगला दृश्य। देवराज चांद नहा धोकर तैयार हुआ। कुछ खाया तो दोपहर के 2:30 बज रहे थे। तभी फोन बजा। दूसरी तरफ महादेव था। देवराज चांद ने बात की।
तुम कहाँ हो? क्या कर रहे हो? मैं तुम्हारे काम पर ही लगा हुआ हूं। तुम कहाँ छिपे हो? देवराज चांद ने पूछा। तुम्हें कैसे पता कि? चावला का फोन आया था। वो भड़क रहा था कि महादेव अपनी बीवी के साथ कहीं गायब हो गया है। मैं अपनी पहचान वाले के यहाँ हूँ। यहाँ मैं कुछ दिन रह सकता हूँ। महादेव की आवाज आई। वहीं रहो। और चावला नहीं माना। महादेव का व्याकुल स्वर देवराज चांद के कानों में पड़ा। अभी तो नहीं। पागल है। 350 करोड़ जैसी बड़ी रकम पर भी नहीं मान रहा। दिमाग खराब हो गया इसका। दूसरी तरफ से महादेव ने गुस्से में कहा, शायद वो हवा का रुख देख रहा है। वो कहीं सपना को तकलीफ ना दे। मेरे ख्याल में तो ऐसा कुछ नहीं होगा। उसकी पत्नी गजनी सपना की देखभाल में शामिल है। अब तुम ही कहो देवराज चांद, मैं क्या करूं? इंतजार करो और देखो कि मैं और मेरी पत्नी सपना को बहुत चाहते हैं। देवराज चांद ने कुछ नहीं कहा। मेरी पत्नी कहती है कि सारे हीरे उसे देकर सपना को वापस ले लूं। यह जल्दीबाजी होगी। मेरी तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। तुम यह मामला मुझ पर छोड़ दो। 350 करोड़ की रकम बहुत ज्यादा होती है। चौला तो ये बात नहीं समझ रहा ना। समझ जाएगा। मैं उसे मौका दे रहा हूं कि समझ जाए। ये बता कि ये रिवॉल्वर वगैरह मैं कहां से ले सकता हूं? मेरे पास है, लेकिन वो घर में रह गई। खेड़ा से मिल ले। वो हथियार बेचने का धंधा करता है। खेड़ा किधर मिलेगा? उधर से महादेव ने खेड़ा का ठिकाना बताया। मैं सपना को वहां से निकालने की कोशिश करूंगा, देवराज चांद ने कहा। तेरा एहसान हमेशा याद रखूंगा। महादेव का भर्राया स्वर उसके कानों में पड़ा। दिल छोटा मत कर, सब ठीक हो जाएगा। तू बता कहाँ है? मैं तेरे पास आना चाहता हूं। हम दोनों मिलकर काम करेंगे। जब जरूरत पड़ेगी मैं तेरे को फोन कर दूंगा, कहकर देवराज चांद ने फोन बंद किया। कुछ ही देर बाद देवराज चांद बार के पीछे वाले रास्ते से निकला और खुले में आ गया। देवराज चांद सबसे पहले खेड़ा से हथियार यानी कि रिवॉल्वर खरीदना चाहता था। 10 मिनट पैदल आगे बढ़ता रहा। दोपहर की तेज धूप थी, परंतु इस वक्त तो उसकी निगाहें आसपास के खतरे को भांपने की चेष्टा कर रही थी। चलते चलते देवराज चांद ने फोन निकाला और बोमन का नंबर मिलाया। 2-3 बार नंबर मिलाने पर लगा। बोमन से बात हो गई। चौला को 350 करोड़ पर सौदा करने के लिए तैयार कर लिया तुमने? देवराज चांद कह उठा। तुम? देवराज चौहान? बोमन की आवाज कानों में पड़ी। हाँ। बात की मैंने चौला से। बेवकूफ नहीं मानता। मैंने तो सोचा था कि तुमने उसे समझाकर तैयार कर लिया होगा। देवराज चांद का स्वर शांत था। तुमने गोल्डी और पम्मी से भी बात की थी? हाँ, उनके पास भी गया था मैं। पता चला, लेकिन चौला नहीं मान रहा। तुमने चौला से बात की या गजनी से? गजनी से इस बारे में क्यों बात करूंगा? चौला से ही बात करूंगा। मैं औरतों के मुंह नहीं लगता। गजनी से बात करते तो शायद ठीक रहता। चौला के पीछे से इस मामले को गजनी ही संभाल रही है। गजनी से मेरा इतना ही मतलब है कि वो चौला की पत्नी है। उससे बात करने का कोई फायदा नहीं है। बहुमन, 700 करोड़ तो उसे नहीं मिलेंगे। चौला कह रहा था कि तुम्हें कह दूं कि इस मामले में से निकल जाओ। बहुमन का सर कानों में पड़ा। क्यों? वो महादेव से सीधी बात करना चाहता है। महादेव की तरफ से मैं मामला संभाल रहा हूं। चौला को जो बात करनी होगी मेरे से करनी होगी। फसाद खड़ा मत कर।
फसाद चौला और गजनी खड़ा कर रहे हैं। मैं तो चाहता था कि झगड़ा ना हो, इसलिए तुम सबके पास गया। तुम बीच में क्यों फंसे पड़े हो? महादेव सब हीरे दे देगा तो खुद क्या रखेगा? मैं चौला से उसे 2-4 करोड़ दिलवा दूंगा। देवराज चौहान का चेहरा सख्त हो गया। ये बात तो ठीक कह रहा है? पूछ अपने दिल से। देवराज चौहान की आवाज तीखी हो गई। ठीक तो नहीं है, फिर मुझे क्यों ऐसा कहता है? साइड तो मैं अपने भाई की ही लूंगा, तेरी तरफदारी तो करने जरा। साइड लेने का वक्त भी जल्दी आएगा। तू झगड़ा करेगा देवराज चौहान? झगड़ा शुरू हो चुका है। चौला ने ही झगड़ा शुरू किया है। पागल मत बन। तेरे पास कहने को कुछ नहीं है बोमन। तू, हमारी जरूरत नहीं पड़ेगी बीच में आने की। चौला ही तेरे को निपटा देगा। तू अकेला है या तेरे साथ और लोग भी हैं? अकेला ही हूं। वाह। बोमन के हंसने की आवाज आई। तेरी हिम्मत की दाद देनी पड़ेगी। देवराज चौहान ने फोन बंद किया और जेब में रख लिया। उसने कोशिश की थी कि झगड़े के बिना ही मामला सीधा हो जाए, परंतु कोई भी उसकी बात को गंभीरता से नहीं ले रहा था। देवराज चौहान सोचों में ठिठका, सोचों में डूबा। कुछ ही आगे बढ़ा होगा कि एकाएक ठिठका और फौरन पलटा। पीछे 2 आदमी थे और दोनों की निगाह उस पर थी। उनके हाथ जेबों में थे। देवराज चौहान उसी पल सतर्क हो गया। देवराज चौहान को अपनी तरफ देखते पाकर वो कुछ धीमे हो गए, परंतु पास आ गए थे। देवराज चौहान की निगाह हर तरफ घूमी। एक आदमी और दिखा जो कुछ दूर खड़ा उसे घूर रहा था। वो दोनों देवराज चौहान के और करीब आ पहुंचे। तो तुम हो देवराज चौहान? एक ने कठोर स्वर में कहा। दूसरे ने रिवॉल्वर निकालकर उसकी छाती पर रख दी। तीसरा, जो कि दूर खड़ा था, पास आने लगा। देवराज चौहान के होंठ भिज गए। वो सतर्कता से हर तरफ देख रहा था। आसपास से जाते लोगों ने ये सब देखा तो वो घबराकर वहां से दूर होते गए। तीसरा पास आ पहुंचा। क्यों उस्ताद? तीसरे ने खतरनाक स्वर में कहा। क्या इरादा है तेरा? क्या चाहते हो? देवराज चौहान ने भींचे स्वर में पूछा। चौला साहब ने कहा है कि तुम्हें ढूंढकर बहुत प्यार से उनके पास लाएं, कोई तकलीफ न दी जाए। अगर तुम साथ चलने को ना माने तो तुम्हें गोली मार दें। इस आदेश के साथ कम से कम 100 आदमी तुम्हें ढूंढ रहे हैं। देवराज चौहान ने तीनों को देखा। शराफत से चलना है या गोली मारे? चलता हूं। रिवॉल्वर हटाओ। तलाशी लो इसकी। तीसरे ने वहां खड़े आदमी से कहा। वो आगे बढ़कर तलाशी लेने लगा। मेरे पास कोई हथियार नहीं है, देवराज चौहान ने कहा। यह बिना हथियार के है, तलाशी लेने वाला पीछे हटता हुआ बोला। उसने देवराज चौहान की छाती पर से रिवॉल्वर हटा ली। एक बार तो तू भाग निकला था, अब की बार तूने भागने की कोशिश। तभी देवराज चौहान का जोरदार घूंसा तीसरे के चेहरे पर पड़ा। वो चीखा और नीचे गिर गया। बाकी के दो को देवराज चौहान ने पूरी ताकत से धक्का दिया और पलटकर दौड़ पड़ा। ये सब कुछ कुछ ही पलों में हो गया। उन्हें समझने या संभलने का मौका ही नहीं मिला। वो तीनों फुर्ती से खड़े हुए। बाकी दो ने भी रिवॉल्वर निकाल ली और उसके पीछे दौड़े। गोली मार कुत्ते को, छोड़ना नहीं है इसे। एक ने सामने दौड़ते देवराज चौहान पर फायर कर दिया। गोली की आवाज तेज गूंजी, परंतु देवराज चौहान को न लगी। भागता देवराज चौहान ज्यादा दूर नहीं था तो पास भी नहीं था। एक के बाद एक दो गोलियां पुनः एक साथ चलाई गई, परंतु देवराज चौहान तब तक सड़क के साथ लगी गली में प्रवेश कर गया था। आते जाते लोग सब देख रहे थे, परंतु किसी में इतनी हिम्मत कहां कि कोई बीच में दखल दे पाता। देवराज चौहान गली में दौड़ता जा रहा था। वो जानता था कि खतरे में है। रिवॉल्वर तक नहीं है उसके पास। आधी गली में ही पहुंचा था कि पीछे से उसी तीसरे की आवाज आई। रुक जा वरना गोली मार रहा हूं। आवाज ज्यादा दूर नहीं थी। देवराज चौहान उसी पर ठटका और दोनों हाथ ऊपर करके पलटा। वो तीनों पास आते चले गए। 6 कदम पहले ही रुक गए।
वो ठिठके हाँफ रहे थे। तीसरे वाले के होंठों के कोनों से खून की पतली रेखा बह रही थी। क्रोध में फुफकार रहा था वो। हरामजादे, तूने क्या सोचा कि हमसे बचकर भाग जाएगा? तीसरा खा जाने वाले स्वर में गुर्राया। पहले तो तेरे को पकड़कर चौला साहब के पास ले जाना था, लेकिन तूने मेरे को घूंसा मारा। अब मैं तेरे को बुरी मौत मारने जा रहा हूं, कहकर उसने रिवॉल्वर वाला हाथ सीधा किया। उसकी आंखों में मौत बरस रही थी। पहले इसके दोनों घुटनों पर एक एक गोली मार, मरने से पहले तड़पने दे हरामी को। दांत भींचे देवराज चांद तीनों को देख रहा था। बचने का कोई रास्ता नहीं था। चौला मुझे सही सलामत अपने पास देखना चाहता था। जब उसे पता चलेगा कि तुम लोगों ने मुझे मार दिया है तो वो तुम्हें छोड़ेगा नहीं। रिवॉल्वर ताने तीसरा संभला, कुछ परेशान दिखा। तभी देवराज चांद की आंखें सिकुड़ी। उनके पीछे कुछ दूर गली के मोड़ पर चार आदमी दिखे थे। चारों के हाथों में हथियार नजर आ रहे थे। वो फायरिंग करने जा रहे थे। देवराज चौहान उसी पल सतर्क हो गया, लेकिन समझ ना पाया कि वो कौन है। पकड़ के ले चलते हैं चौला साहब के पास, एक ने तीसरे को कहा। चौला साहब ने कहा था कि हाथ ना आए तो मार देना। तीसरा अपने होंठों से बहते खून को साफ करता हुआ कह उठा। लेकिन अब तो ये हमारे हाथ। देवराज चौहान की निगाह उन पर से होती हुई गली के मोड़ पर मौजूद चारों पर थी कि एकाएक देवराज चौहान ने खुद को नीचे गिरा लिया। यही वो वक्त था जब वो चारों गोलियां बरसाने लगे। तीनों को गोलियां लगी, कई गोलियां लगी। एकाएक फायरिंग बंद हो गई। तीनों चीखते कराहते नीचे गिरने लगे। देवराज चौहान ने जरा सा सिर उठाकर गली के मोड़ की तरफ देखा। अब वहां चारों में से कोई नहीं था। उसी पल देवराज चौहान उठा और गली के दूसरी तरफ भागा। अब उन तीनों की उसे कोई चिंता नहीं थी। कई गोलियां लगी थी और वो बचने वाले नहीं थे। दौड़ता देवराज चौहान गली से बाहर निकल गया। कुछ दूर जाकर देवराज चौहान ठिठका और पैदल ही आगे बढ़ने लगा। वो भारी उलझन में था कि वो चारों थे कौन। यकीनन वो उन तीनों के तो दुश्मन ही होंगे, तभी तो उन पर गोलियां बरसाई। जो भी हो, वो बच गया। परंतु अब देवराज चौहान सतर्क था। नजरें हर तरफ जा रही थी। यहां से निकलने की जल्दी में रिवॉल्वर भी ना उठा पाया था। देवराज चौहान ने सड़क के किनारे ठिठक कर इधर उधर नजरें घुमाई। ऑटो की तलाश थी उसे। कोई ऑटो ना दिखा। वहीं खड़ा इंतजार करता रहा। 10 मिनट बाद उसे खाली ऑटो आता दिखा। देवराज चौहान ऑटो में बैठा और खेड़ा का पता बताकर चल पड़ा। 20 मिनट बाद ही ऑटो एक जगह रुक गया। लीजिए साहब, जिस सड़क का पता आपने बताया था वो तो आ गई, ऑटो ड्राइवर बोला। देवराज चौहान ऑटो से उतरा और किराया देकर आगे बढ़ गया। अब देवराज चौहान को खेड़ा पान हाउस की तलाश थी, जो कि जल्दी ही दिखाई दे गई। भरी पूरी दुकान थी वो। पान, सिगरेट, कोल्ड ड्रिंक, लस्सी, खाने पीने का सामान, सब कुछ था। देवराज चौहान दुकान में पहुंचा, सिगरेट का पैकेट लिया और बिछी कुर्सी पर बैठ गया। 3-4 ग्राहक और भी बैठे थे। एक लड़का उन्हें खाने पीने का सामान दे रहा था। 40 बरस का एक व्यक्ति छोटे से कैश काउंटर पर बैठा बाहर सड़क की तरफ देख रहा था। लड़का देवराज चौहान के पास पहुंचा। क्या लाऊं साहब? कोक। लड़के ने फौरन कोक लाकर सामने रख दी। वो कौन है? देवराज चौहान ने कैश काउंटर पर बैठे आदमी की तरफ इशारा किया। दुकान का मालिक है। क्यों? खेड़ा? हाँ। देवराज चौहान कोक थामे उठा और खेड़ा की तरफ बढ़ गया। खेड़ा? पास पहुंचकर देवराज चौहान बोला। उसने सिर घुमाकर देवराज चौहान को देखा। महादेव ने मुझे तुम्हारे बारे में बताया था, देवराज चौहान ने कहते हुए कोक का घूंट लिया। कौन महादेव? खेड़ा ने उसे गहरी निगाहों से देखा। जो 10 साल जेल में रहकर आया है वो, समझा। तो इस शहर का नहीं लगता? नहीं, बाहर का हूं। क्या कहा महादेव ने? उसने कहा था कि मुझे तुमसे अपनी जरूरत की चीज मिल सकती है। खेड़ा ने गहरी निगाहों से उसे देखा, चुप रहा। मुझे जरूरत की चीज चाहिए, समझा क्या, या खुलकर कहूं?
देवराज चौहान ने कहा। कुर्सी खींच ले, बैठकर बात कर। देवराज चौहान ने कुर्सी खींची और बैठ गया। अपने बारे में बता। क्या? महादेव को कैसे जानता है और तू है कौन? जरूरत की चीज लेने के लिए क्या मुझे लाइसेंस दिखाना पड़ेगा? आजकल खतरा बहुत बढ़ गया है, हर किसी को सामान नहीं दिया जाता, खराब धंधा है ये। मैं देवराज चौहान हूं। देवराज चौहान? अच्छा नाम है। एक देवराज चौहान वो भी है जो डकैती मास्टर है। वही हूं मैं। खेड़ा ने चौंक कर उसे देखा, आंखें फैल गई उसकी। तू वही है? हाँ। कसम से? कसम ले। खेड़ा अभी तक हैरान परेशान था। मजाक तो नहीं कर रहा? नहीं। ला, मेरी जरूरत की चीज, साथ में गोलियों की मैगजीन भी दे देना। मुझे अभी भी विश्वास नहीं आ रहा। महादेव से पूछ लेना। देवराज चांद ने कोक का घूंट भरा। तेरे को मैं बढ़िया सामान देता हूँ। रिवॉल्वर चाहिए ना? हाँ, अभी आया। खेड़ा उठते हुए बोला और दुकान से चला गया। कोक खत्म करके देवराज चांद ने बोतल एक तरफ रख दी। 10 मिनट बाद खेड़ा लौट आया। हाथ में छोटा सा पैकेट था। वो कुर्सी पर आ बैठा। .38 है, स्विस मेक। निशाना एकदम बढ़िया लगता है इसमें। साथ में 10 मैगजीन है। खेड़ा उसे पैकेट देता हुआ कह उठा। वैसे तो कीमत बहुत ज्यादा है, पर तेरे से सिर्फ लागत ही लूंगा, 80,000। देवराज चांद ने पैकेट थामा और कमीज के भीतर हाथ डालकर 1000 के नोटों की गड्डी निकाली और उसे थमा दी। खेड़ा ने फौरन गड्डी दराज में सरका दी। 20,000 अभी देता हूं। देवराज चांद पैकेट खोलने लगा। ये क्या करता है? दुकान है, कोई देख लेगा। खेड़ा ने धीमे स्वर में कहा। इस सामान की मुझे किसी भी पल जरूरत पड़ सकती है। देवराज चांद ने पैकेट खोलते हुए कहा। लफड़ा है क्या? हाँ। ओह। देवराज चांद ने पैकेट से रिवॉल्वर निकाली। वो लोडेड थी। रिवॉल्वर को कमीज के भीतर पैंट में फंसाया। फालतू मैगजीन जेब में ठूसा। खेड़ा उसे देखे जा रहा था। रिवॉल्वर को कमीज के भीतर पैंट में फंसाया, फालतू मैगजीन को जेब में ठूसा। खेड़ा उसे देखे जा रहा था। देवराज चांद उसे देखकर मुस्कुराया। किससे लफड़ा हो गया चाईबासा में? खेड़ा गहरी सांस लेकर बोला। चौला से। क्या कहते हो? वो खतरनाक है। खेड़ा ने सूखे होंठों पर जीभ फेरी। होगा। मामला क्या है? महादेव की बेटी को चौला ने कैद कर रखा है। ओह, क्यों? कोई बात है। महादेव ने मेरी सहायता मांगी है कि उसकी बेटी को आजाद करवाऊं। तो तुम महादेव की सहायता करने आए हो? खेड़ा ने अजीब से स्वर में कहा। हाँ, कोशिश तो कर रहा हूं। जबकि तुम्हारे पास हथियार के नाम पर यह रिवॉल्वर है जो तुमने अभी हासिल की है। दिमाग खराब हो गया तुम्हारा? मैं तो समझता था देवराज चौहान बहुत समझदार होगा, लेकिन तुम तो मूर्ख जैसे लगते हो। देवराज चौहान मुस्कुरा पड़ा। चले जाओ यहां से, नहीं तो मारे जाओगे। चौला के पास ताकत है, वो पुलिस को भी तुम्हारे पीछे लगा सकता है। आदमियों की भारी फौज है उसके पास। अगर ज्यादा गड़बड़ हुई तो गोल्डी, बोमन, पम्मी उसकी सहायता के लिए आ जाएंगे। तुम्हें तो यूं मसल देंगे वो जैसे किसी मच्छर को मसला जाता है। अकेले हो या और भी हैं तुम्हारे साथ? अकेला हूं। खूब। अकेले हो और पास में एक रिवॉल्वर। चले हो चौला से टकराने। क्या कहने तुम्हारे? देवराज चांद ने सिगरेट सुलगाई। सुनो, खेड़ा एक एक बेचैनी से बोला। तुम रिवॉल्वर मुझे वापस कर दो। क्यों? चौला को पता चल गया कि मैंने रिवॉल्वर तुम्हें दी है तो वो मेरा गला काट देगा। लाओ, रिवॉल्वर दो और अपने पैसे वापस लो।
मैं ये मुसीबत वाला काम नहीं करना चाहता, खेड़ा ने शुष्क स्वर में कहा। सौदा हो चुका है, लेन देन हो चुका है, लेकिन जो लोग भी तुमसे हथियार लेने आते हैं, क्या वो तुम्हें वजह बताते हैं कि वो हथियार क्यों ले रहे हैं? तो समझो मैंने भी तुम्हें कुछ नहीं बताया। नहीं। थोड़ा खेड़ा होंठ भींच कर रह गया। खामखा की फिक्र मत करो, मस्त रहो, कहने के साथ ही देवराज चांद खड़ा हो गया। मेरा 20,000 तुम्हारे पास है, उसे जमा रखो, जरूरत पड़ी तो खातिर बताऊंगा। तुम अपने 20 ले जाओ, दोबारा मत आना, कहकर खेड़ा ने दराज खोला। लेकिन देवराज चांद रुका नहीं, बाहर निकलकर आगे बढ़ता चला गया। सतर्क था देवराज चांद, रिवॉल्वर पास में थी। हौसला था कि वक्त आने पर खुद को बचा लेगा, परंतु इस मामले को निपटाना भी था। सपना चौला के पास थी, उसे वहां से निकालना था, तभी सब ठीक हो सकता था। इसके लिए जरूरी था कि चौला के ठिकाने पर जाना, जो कि खतरे से भरा था। आगे बढ़ता देवराज चांद सोचता रहा कि काम कैसे, किस तरह शुरू करें। चलिए दोस्तों, आज ये दूसरा भाग यहीं रोकते हैं। पता नहीं कैसे, चलो, इतनी बड़ी गलती कैसे होगी? रिवॉल्वर और मैगजीन, दोनों चीजों को, या तो रिवॉल्वर हो सकती है या मैगजीन हो सकती है। खैर, आम भारतीय को शायद मूर्ख बनाने का, मूर्ख नहीं है, कह लो कि आम भारतीय अनजान है, इसलिए रिवॉल्वर रिवॉल्वर होता है और जिसमें मैगजीन लगे वो रिवॉल्वर नहीं होता, उसे पिस्टल कहा जाता है, शॉटगन कहा जाता है, सेमी ऑटोमेटिक ऑटोमेटिक गन कहा जाता है। खैर, और वैसे भी .38 तो अच्छा वेपन होता है। ग्लॉक, वॉल्टर, ये दोनों का सबसे सही है। कोल्ट का भी आता है, एक अच्छा होता है वो भी। चलिए दोस्तों, आज की इस अनैमली को यहीं रोकते हैं। कोई बात नहीं, अनिल मोहन साहब को नहीं पता लगा होगा उस वक्त, या पता भी होगा तो जानबूझ के उन्होंने आम भारतीय का इतना ज़्यादा ख्याल नहीं रखा होगा कि लोगों को क्या लेना देना है, रिवॉल्वर रिवॉल्वर है, यानी वो चीज़ जिससे गोली चल जाए। हमारा तो ध्यान उतने भी, मन खुश हो जाता है। मिलते हैं इसके अगले भाग में, तब तक आप सब सुखी रहें, स्वस्थ रहें, खुश रहें। जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम।